अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। और हमने एक यूनिट नंबर 9 10th क्लास का जो है वो सेशन था जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको स्टार्ट किया था। पहला लेक्चर हमने दे दिया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपका सेकेंड लेक्चर जो कि मैंने यहाँ पर दे दिया आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये है कि हमारे पास वो कानून किसी भी एक के एक मास के से जो है एक दूसरे के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं उसके लिए। ठीक है, और दूसरा हमारे पास उनके लिए जो मैथमेटिकली उसकी डेरिवेशन किस तरह होती है, किस चीज़ के लिए, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो अप टिल नाउ वी हैव लर्न that there exists a dynamic equilibrium between the reactant and the product during the reversible chemical reaction। हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो है वो बीच में जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स याद रखना कि मौजूद होते हैं, जब रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स उससे जो प्रोडक्ट बनता है, तो केमिकल केमिकल जो आपके जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के दौरान उस वक्त वो कि एक दूसरे के अंदर जो मैटर्स होते हैं वो किस तरह जो है वो तब्दील होते हैं, वो आपके मौजूद होते हैं। और जब तब्दील होते हैं वो आपके पास किस लेवल पे, आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के की तरह के लेवल पे जो है वो उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नहीं पता तो आप पीछे जो है वो लेक्चर को देख के आप ये देख सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, हमने डिटेल में पढ़ा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वैसे हमारे पास वो इक्विलिब्रियम जिसमें आपके पास जो मैटर है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो चेंज होते हैं, उसके फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो उसका टोटल जो सम है वो आपका जो है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। 1864 में अगर आप उसको लाओ मास सेक्शन को अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आप उसको लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि 1864 में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक गोल्डबर्ग था और एक जो है वो बेक था। दो साइंटिस्ट थे जिसने डायनेमिक इक्विलिब्रियम को आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी किया, और उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने एक काम किया, उसके ऊपर काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने जो है वो लॉ ऑफ मास को एक्शन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा। मतलब उन्होंने जो है वो एक कानून बनाया जो कि आपके क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उनके लिए कानून बनाए। उस कानून को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और लॉ ऑफ मास एक्शन को उस तरह जो है उन्होंने बयान किया कि द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर आप बात करते हो द रेट की, तो रेट याद रखना दो अल्फाज को जो है रिप्रेजेंट करता है आपकी केमिस्ट्री में। एक आपको रिप्रेजेंट करता है मिकदार को, और एक आपकी रिप्रेजेंट करता है, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक मिकदार को और एक जो है उसकी स्पीड को। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। केमिकल रिएक्शंस का याद रखना, केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार है वो आपके पास क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ आपके पास जो है वो बढ़ रही होती है तो दूसरा चीज़ भी उसके साथ बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ आपके पास कम हो रही है तो वो दूसरा चीज़ भी आपके पास कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिएक्टेंट्स है, अगर वो बढ़ेंगे तो आपके पास जो जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स है वो कम होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी कम होगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो स्पीड है केमिकल रिएक्शन का वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, आपके वो तमाम रिएक्टेंट्स जो कि बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं, किस हालत में, आपके पास कांस्टेंट हालत में। कांस्टेंट हालत में, किस कांस्टेंट हालत में, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब आपका टेम्परेचर को चढ़ा ना जाए। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करना, उसको जो है वो बराबर रखना है। ठीक है, टेम्परेचर को छेड़ना नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक टेम्परेचर को छेड़े हुए बगैर या उसको तब्दील किए हुए बगैर अगर आप क्या करते हो, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उनके जो रिएक्टेंट्स है वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, आपके रेट ऑफ रिएक्शन के। आपकी जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उसके प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के। एक्टिव मासेस से मुराद उनके रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब जितना भी आप रिएक्टेंट दे रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उसके रफ्तार के, किस चीज़ के रफ्तार के, केमिकल रिएक्शन के रफ्तार के। ठीक है, उसका जनरल मैकेनिज्म, जनरल आपके पास जो आम एक रिएक्शन है वो वहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मौजूद है।
जो कि आपके पास ये कहता है कि हमारे पास जो है ए बी रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ये आपका जो ए बी है वो रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ये याद रखना कि जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक साइन है यहाँ पर जो मौजूद है उसको ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जा रहा है और रिवर्स भी हमारे पास जो है वो जा रहा होता है। तो जो आपके यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं वो क्या रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट में भी तब्दील हो रहे हैं और आपके जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में भी तब्दील हो सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शंस भी है जो कि यहाँ पर मैं रहा हूँ, और आपका जो है वो यहाँ से रिवर्स रिएक्शंस भी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि टू रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। एक फॉरवर्ड फेज है जो कि यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो है जो ए बी से सी डी की तरफ आता है, और एक आपके पास जो है वो रिवर्स रिएक्शन होता है जो कि सी डी प्रोडक्ट से जो है वो कहाँ तक आ रहा है, आपके रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया? उसके बाद हमारे पास जो है वो क्लियर करते हैं कि जो दूसरा रिएक्शन है वो क्या है। द सेकेंड रिएक्शन इज द रिवर्स फेज, जो दूसरा रिएक्शन है वो रिवर्स फेज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसको जो है वो एफ लिख लेता हूँ, यहाँ पर आर लिख लेता हूँ। अब जो एफ है उसका मतलब ये है कि ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जो कि आपके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है, और जो आपके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में जो है फिर में तब्दील कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। The second reaction is reverse reaction of phase, which is actually the conversion of product into initial and CND। वही बात हमने जो यहाँ पर वहाँ पर की है वही आपकी रिपीट हुई है। तो सी डी का जो है ए बी में, तो ये आपके पास क्या है, एक रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, रिवर्स रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट वो मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास सेक्शन, वो कानून के मुताबिक जो कि गॉल्डबर्ग एंड बेक ने 1864 में दिया था, उसके मुताबिक अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैथमेटिकली अगर लिखूंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, आर एफ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आर एफ। आर एफ उसको कॉमन में लिखूंगा। आर का मतलब जो कि आपके पास जो रेट है, जो मिकदार है, या उसका जो स्पीड है उसको जो है वो शो कर रहा है, और एफ जो है वो आपके फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसका जो सैम्बल है वो क्या है, ये आपका जो छोटा नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैम्बल कहते हैं। सैम्बल, वो छोटा नाम जो कि किसी चीज को जाहिर करता है उसको हम सैम्बल कहते हैं। तो ये उसका सैम्बल है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये साइन है किस चीज का है, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, आपके रिएक्टेंट की तादाद का। ठीक है, आपके ए और बी क्या है, आपके रिएक्टेंट है। ठीक है, और याद रखना, और जो यहाँ पर जो एक एरो है जो कि जिसको मैं यहाँ पे ये यहाँ पे जो है वो शो कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर जो एरो है जो कि येलो से मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये उनकी तादाद को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक क्या लिखता हूँ, आर लिखता हूँ रिएक्टेंट, और इसके जो है इर्द गिर्द आपके पास जो है वो क्या करता हूँ, ये दो निशान लगवा देता हूँ, ये कॉलम्स उसमें कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये जो कॉलम है, जो बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, ये दोनों जो ब्रैकेट्स होते हैं ये किस चीज को जो है वो शो कर रहे हैं, ये आपके कंसंट्रेशन को क्या करे, कंसंट्रेशन को। C1C जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी तादाद को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को, तादाद को। यहाँ पर वही लिखा गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके किस चीज का, आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया, क्लियर है? एंड जो यहाँ पर जो ये साइन है वो क्या करे, मोलर कंसंट्रेशन को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, किस चीज को, मोलर कंसंट्रेशन को। मोलर कंसंट्रेशन को जो है वो शो कर रहा होता है, मतलब एक उनकी जो तादाद है, जो रिएक्टेंट की जो तादाद है उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एट द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के अंदर आपके पास जैसे कि वहां पर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की लिखा, इसी तरह हम फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के लिए भी लिखेंगे कि आर जो है वो स्मॉल आर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। किस चीज को, रिवर्स रिएक्शन को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके जो है वो सी एन डी क्या है, आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर देखें कि अगर ये जो है आपके पास रिएक्टेंट्स होगा, अगर ये आपके पास रिएक्टेंट्स होगा और ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, ये अगर आपके पास जो सी डी है, अगर ये रिएक्टेंट होंगे और ये आपके पास प्रोडक्ट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम बात करें, इट कैन बी रिटर्न है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो आर एफ है, आर एफ इज इक्वल टू, याद रखना अगर आपके पास जब ये जो डायरेक्टली का जो साइन है, ये आपके पास ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, अगर ये आपके पास जब मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं
ये आपका जब ये कन्वर्ट होता है इक्विलिटी साइन में, तो इक्विलिटी साइन में तब्दील होने के बाद वो एक उसके जगह पर एक तरह का कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। तो उसके लिए हमने भी इसको जो है जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको जो है फिर से कांस्टेंट साइन में तब्दील करने के लिए हमने उसके प्रोपोर्शनली साइंस के ऊपर हमने एक कांस्टेंट को लगा दिया। और वो कांस्टेंट किस चीज़ का होगा? जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर बात कर रहे हैं किस चीज़ की? फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो अगर उसको इक्विलिटी में प्रोपोर्शनलिटी साइन से इक्विलिटी में डालेंगे तो उसके लिए जो कांस्टेंट लगेगा वो आपके पास किस चीज़ का कांस्टेंट लगेगा? वो आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, जो कि क्या है, बाकी आपके पास जो है वो कंसिडरेशन आपको इसी तरह लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए भी अगर आप जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है अगर वो आप कन्वर्ट करना चाहते हो किस चीज़ में? इक्वलिटी में, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो, कांस्टेंट में तब्दील कर सकते हो। तो आप इसी तरह आपके पास जो है वो क्या होता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आपके पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का उसका अपना एक कांस्टेंट आ जाता है। और उसके जो अपने एज अ रिएक्टेंट जब उसको इस्तेमाल किया करते हैं तो वो आपके क्या है? CND है। और उसका जो ब्रैकेट है, ये याद रखना है, जो ब्रैकेट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके मोलर कंसंट्रेशन को, यानी उसकी मिकदार को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब क्या करते हैं? वेयर द के एफ एंड के सी आर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जाहिर सी बात है हमारे पास जो आपके पास जो के एफ है और के एफ है, यानी जो फॉरवर्ड कांस्टेंट है और रिवर्स कांस्टेंट है, ये हमारे पास किसके कांस्टेंट है? ये आपके ही प्रोपोर्शनल से जो है, प्रोपोर्शनलिटी जो है वो साइन से हमने उसको जो है वो लिया था, तो उसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। जाहिर सी बात है। तो at the dynamic equilibrium the rate of both the forward reaction and the reverse reaction are equal। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है कि जब आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपके पास किस चीज के इक्वल होता है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये बात आपको याद यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जो है आप इस वजह से कह रहे हैं ताकि हम एक सब चीज़ों को एक जगह पर कर सके। ठीक, वो मैथमेटिक्स में हम जब करते हैं ना कि अगर ये चीज़ इस चीज़ की इक्वल है तो उसको जो है वो उसकी जगह पर एक उस चीज़ को, ये जो जिसकी वैल्यू है उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं आप, हमारी आसानी के लिए और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे पास ये कहता है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ पर है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की भी जो वैल्यू थी वो हमने ये वाली वैल्यू लिखी, जो कि क्या है? के एफ इज इक्वल टू ए के एफ इज इक्वल टू आपके कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हमने आर की जगह पे यही सारा का सारा पुट कर दिया, और जो आपके पास आर के बीच में जो है हमने ये पुट कर दिया। तो ये फॉर्म आपके पास जो इक्वेशन, जो आपका जो सारा का सारा जो इक्वेशन हुआ वो आपके पास इस शक्ल से इस शक्ल में हमने तब्दील करे। सही, उसको और आसान कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम ये जो हमारे पास जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब हम करते क्या ये करते हैं कि हमारे पास जो जितने भी इनके साथ जो कांस्टेंट है उसको इक्वल टू के एक साइड पे कर लेते हैं, और आपके पास क्या करते हैं कि जो उनकी कंसंट्रेशन है उसको दूसरे साइड में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका के एफ है, के एफ पहले से ही मौजूद है। ठीक है, के एफ पहले से ही मौजूद है। ये के आर जब यहाँ पर इज इक्वल टू के यहाँ इस साइड पे आएगा तो ये इसके नीचे आएगा, जिसे कि हम के आर कहेंगे। ठीक है, क्लियर। इसी तरह सिमिलरली आपका जो सी डी है वो इक्वल टू के यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ पर सी है, आप कंसंट्रेशन को यहाँ पर जब आप लिखोगे तो आपके पर डी है, उसको जो है फिर बाद में ये आपके पास जो ए बी की जो मोलर कंसंट्रेशन है ये इक्वल टू के यहाँ इस साइड पे है, तो ये जब इस साइड पे आएगा तो क्या होगा? वो सी डी के नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए, फिर उसके बाद आपके मोलर कंसंट्रेशन, और अब उसके बाद आपका बी है, और फिर उसके बाद उसकी जो है मोलर कंसंट्रेशन होगी। समझ में आ गया? क्लियर है। उसके बाद आपके पास ये दो एक कांस्टेंट आ गए। अब इस दो कांस्टेंट को लिखना मतलब हम उसको और आसान भी बना सकते हैं। और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका जो क्या है, दो कांस्टेंट है, जो कि क्या है? आपके फॉरवर्ड कांस्टेंट है
और आपके रिवर्स कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, एक जगह पर करते हैं। एक जगह पर करने के बाद हमारे पास एक और कांस्टेंट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, जो के एफ है और के आर है, उनके जो वैल्यू है, अगर हम उनको कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करने के बाद उससे एक हमारे पास एक और कांस्टेंट बनता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आ गया? और इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास जो सी है, जो के सी है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो के सी है। और ये जो सी है, जो स्मॉल सी है, ये प्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन। मतलब आपके पास कोई भी एक चीज हो, ठीक है, मिकदार, मोल याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि मोल क्या है, मोल आपके पास यूनिट है किस चीज का, यूनिट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी एक सब्सटेंस की जो मिकदार होती है, उसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे, के सी इज इक्वल टू, इसकी जगह पर जो आपने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाया, अब इसकी जगह पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो एक ही रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो कांस्टेंट को लिखे, तो के सी आपके पास आएगा और बाकी का सेम आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दिस। आपके पास जो शक्ल बनेगी वो आपके पास इस तरह बनेगी, जो कि आपके फाइनल इक्वेशन आपके पास बनती है। क्या है ये? के सी जो है आपके पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, जो आपके दो कांस्टेंट की कंबाइनेशन से बनता है, जो कि आपके पास रिवर्स कांस्टेंट है और आपके पास एक फॉरवर्ड कांस्टेंट है। ठीक, उन दोनों के बीच में मुझसे बीच में बनता है। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि आपका जो आप डिफाइन कैसे करोगे आपके केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? तो आप ये कह सकते हो, द रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड कांस्टेंट एंड रिवर्स कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो इसका जो जनरल आर्म मैकेनिज्म कौन सा है। आप ये लिख सकते हो कि स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस स्मॉल b और कैपिटल B is reversible reaction, forward reaction as reverse reactions, स्मॉल c, कैपिटल C and स्मॉल d and कैपिटल D। अब उसके अंदर जो है वो ये जो जनरल रिएक्शन है इसका, अगर हम उनको जो है वो इसके अंदर जो है वो जो पुराने वाला है इनके अंदर जो है वो पुट कर दे, तो आपके पास साइन इसके ऊपर आएंगे जो उसकी तादाद को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज़ की तादाद को? ये आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो है मोलर कंसंट्रेशन की तादाद को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, कि उनके अंदर कितने तादाद में है, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं। ठीक है, इस तादाद को, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि वेरे बी एन सी डी जो है वो क्या है, वो टॉप ऑफ ब्रैकेट के अंदर आएंगे। और ये क्या चीज़ है? रिएक्शन कोफिशिएंट। रिएक्शन कोफिशिएंट का मतलब इतने हैं, ये उनके पावर को रिप्रेजेंट करेगा, या उनको हम ये कह सकते हैं पावर्स है। ये उनके पावर को भी रिप्रेजेंट करेगा। किस चीज़ को? पावर्स को भी, कि उनके अंदर जो पावर है। अब पावर आपको ये बताता है कि उनके अंदर जो है कितनी ताकत है या कितनी तादाद है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, वो एक जनरल है फ्रॉम द डिस्क्राइबिंग केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एक आम सा है। लेकिन आप याद रखिए कि गैसेस के पार्शियल प्रेशर को याद रखना। आपके गैसेस के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके जो है वो एक का गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा पार्टिकल मौजूद होते हैं। अब ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या होते हैं? टकराते हैं। टकराने की वजह से एक तरह का प्रेशर, दबाव बढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द व्हाट, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स बिटवीन देम, उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये जब हम क्या कहते हैं गैसेस के पार्शियल प्रेशर को जो है वो उसको देखते हैं, तो उसके लिए हम यही कांस्टेंट को इस्तेमाल करके हम ये बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक कांस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, आपकी जो जी है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी किस चीज स्टेट में है, आपके गैस की स्टेट में। उसके बाद आपको उसको के पी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पी है वहां पर वो जो सी है, एक के सी आता है, एक के पी आता है। जो के सी कॉन्स्टेंट है ये आपके मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो के पी है वो आपके किस चीज के? आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ आ गिवन गैस का जो है वो आपका जो है वो मालूम करता है। ठीक है, किस चीज को? पार्शियल प्रेशर को जो है, पार्शियल प्रेशर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल प्रेशर को। ठीक है, उसके बाद जो कि आपके पी है वो आपके पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और जो के पी है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
जो कि आपके गैसियस सिस्टम के लिए होता है। देयर वेयर द कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय आ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, जो कि आपके गैसेस की मिकदार को नापने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, उसको ये के पी इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ नोन हैज़ द कांस्टेंट फॉर द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, याद रखिए एक चीज़ है कि अगर आपसे लॉन्ग शॉर्ट में ये आपके जो क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से जो है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप इससे क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जो लार्ज को जो आपके पास लाव मास सेक्शन है क्या, उसको डिफाइन करो। ठीक है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1864 में हमारे पास ये सारा का सारा दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, आपको ये नाम एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि लॉ ऑफ मास सेक्शन किसने जो है वो रिप्रेजेंट करवाया और किसने वो लॉज दिए। ठीक है, आप गोल्डबर्ग एंड वेग और 1864 को याद रखिएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो ये उनकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछिए कि मुझे ये बताओ, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछिए कि लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिराइव करो, लॉ ऑफ मास सेक्शन को जो है वो उसको डिफाइन करो, और मुझे ये बताओ कि केमिकल और डेरिवेशन करो जो कि आपके पास जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए होता है। तो आपको यहाँ से शुरू से ही लेकर यहाँ पर इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 से यहाँ से लेके आपको जो है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको प्रूव करना है। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। और आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि जो के सी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आप कहोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपसे पूछिए कि के पी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आप कहोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी एक प्रॉब्लम हो लेक्चर में, तो कोई भी एक कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शंस। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें हम ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो 2 और लेक्चर में जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर आपका जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी यूनिट का होगा कि हम उसको जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो इम्पोर्टेंस है उसकी तरफ आएंगे, और फिर उसके बाद आपका चैप्टर वेंड अप होगा। उसकी तरफ हम उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज की तरफ आएंगे कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह जो है वो एक्सरसाइज को अपनी नॉलेज को जो है वो इस्तेमाल करके उस एक्सरसाइज को जो है वो करना पड़ेगा। तो ये सारे का सारा हम करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम पास अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।